बहुत धन्यवाद भाई अक्षत पांडे जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मंच पर कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए विराजमान हमारे गुरुवर, इस केंद्र के समन्वयक, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी, आज जिसके निमित्त ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है, हिंदी के मैं समझता हूँ कि लेट 80s की जो हिंदी कथा की पीढ़ी है, उदय प्रकाश और ज्ञानरंजन के बाद की जो हिंदी कथा की पीढ़ी है, उसके बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर तलभव पत्रिका के संपादक, इस पुस्तक के लेखक आदरणीय अखिलेश जी, हमारे बड़े भाई, और इस किताब पर बोलने के लिए हमारे बीच मंच पर बैठे हुए हैं डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा सर। सभागार में थोड़ा देर से पर अब मौजूद हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर विवेक सिंह सर, बड़े भाई डॉक्टर रविशंकर सोनकर सर, शैलेंद्र भैया को धन्यवाद ज्ञापन में ठीक से दिवाकर ने स्वागत कर दिया है, और सभागार में उपस्थित मेरे सभी छोटे भाई और छात्र छात्रा। अक्स जो किताब आई है साथियों, ये किताब वैसे तो नाम के तौर पर संस्मरण की है, लेकिन जैसा कि अभी इसके लेखक बातचीत करते हुए कह भी रहे थे कि किस्सा वो होने के नाते वो अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को इस तरह कहने की कोशिश करते हैं जैसे संस्मरण को अगर कोई आख्यान की तरह लिखे तो आख्यान परकता का बड़ा गाढ़ा रंग इस जो है रचना में है। यह बिल्कुल ठीक बात है, और ऐसी किताब अचानक नहीं आई है। कुछ साथी इसमें से जानते भी होंगे कि 2001 में राधा कृष्ण प्रकाशन से ही अखिलेश की किताब वह जो यथार्थ था नाम से छपी थी। ये उनके बचपन की यादों का बहुत ही खूबसूरत जो है चित्रण है, और मैं समझता हूँ कि उस समय जिस समय किताब आई थी और उसके बाद तक ये कहा जाता है, अभी भी जब उस किताब का जिक्र होता है तो उनकी जो भाषा है उस किताब में वो अपने आप में एक अलग नमूना है, जो उनके कथा साहित्य से अलग तरह की भाषा है, और उसमें संस्मरण और कथात्मकता और जो एक तरह से बड़ा ही भावुक होकर के जैसे किसी की भाषा निकलती है, तो वो रस उसमें आया है, वह जो यथार्थ था। तो इस किताब को यानी अक्स को मैं उस किताब के अगले चरण के तौर पर ही देखता हूँ। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैं उससे जोड़कर ही पढ़ रहा था। इसमें फर्क ये है कि वह जो यथार्थ था में रचनाकार या लेखक अपनी स्मृतियों से बहुत घिरा हुआ है, और जैसे पीछे से बड़ी मोहब्बत हो उसको चित्रित करने की एक जो है भावुक कोशिश है। लेकिन जब अक्स में अखिलेश का लेखक आता है तो वो ज्यादा परिपक्व होकर अपने आसपास के उस परिवेश पर विशेष तौर पर नजर कराता है। तो यहाँ उनकी राजनीति, उनकी सामाजिक चेतना और एक लेखक कैसे बनता है, ये सारा उसकी सारी पृष्ठभूमि जो है अक्स में उभर करके प्रतिबिंबित होती है। इस किताब को पढ़ते हुए जो चूंकि हमारे कुछ छात्र भी यहाँ हैं, मैं उनकी सूचना के लिए या उनकी जानकारी के लिए सूचना देना चाहता हूँ कि बहुत पहले इस किताब में देखिए लगभग 300 पृष्ठ की किताब है। उसमें सबसे ज्यादा पृष्ठ रविंद्र कालिया पर और ममता कालिया पर लिखे गए हैं, और जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको यह समझने में देर नहीं लगेगी कि अखिलेश, कथाकार अखिलेश के निर्माण में, उनकी निर्मिति में एक बहुत बड़ा हाथ माने रविंद्र कालिया और ममता कालिया का रहा है, उनके संग साथ का रहा है। माने बीए प्रथम वर्ष के जब वो विद्यार्थी थे तब से रविंद्र कालिया के यहाँ जब वो इलाहाबाद आ गए थे, मुंबई से दोनों लोग, तब से वो जो है उनके सानिध्य संसर्ग में रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि श्री प्रकाश शुक्ल सर और अखिलेश सर एक ही दौर में इलाहाबाद में थे। माने
दोनों लोग उसी दौर में कुछ आगे पीछे होंगे। अभी सब जब बताएंगे संभवतः इस बात पर प्रकाश डालेंगे। तो 75 के आसपास पृष्ठ हैं। उसके बाद एक दूसरा बड़ा लेख है जो वो भी लगभग 70 पृष्ठों का लेख है, डीपीटी नाम से, यानी कि देवी प्रसाद त्रिपाठी, जो माने बहुत बड़े नाम, बड़ी बड़ी शख्सियत सुल्तानपुर की रहे। वे जो है राजनीति विज्ञान विभाग में थे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो उस पर महेंद्र सर ज्यादा डिटेल में बोलेंगे, क्योंकि कल बातचीत में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत पहले वो लेख छपा था, तभी उसको पढ़ा था, इस किताब में आने के पहले ही। तो मैं उनके लिए वो हिस्सा छोड़ दे रहा हूँ कि जो है वो ढंग से उस पर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि किताब 300 पृष्ठों की किताब में एक बहुत बड़ा हिस्सा इन दो लोगों पर लिखा गया है। यह असल में यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक रचनाकार कैसे अपनी पीढ़ी और अपनी विरासत से जुड़ता है, उसकी जो लेन देन की प्रक्रिया है, उससे जो रिसीव करता, मतलब जो परंपरावान होने की क्या पद्धति या क्या प्रक्रिया है, इसका बहुत माने जिंदा और जीवंत चित्रण इस किताब में मिलेगा उस प्रक्रिया का। और नौजवान लोगों को ये जरूर पढ़ना चाहिए, इसलिए भी कि उस समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा पर यह किताब रोशनी डालती है, जब चीजें माने गद्य भी, कहानी, निबंध, लेख और कविताएं तो अभी भी माने सुनाने, पढ़ने और सुनने की परंपरा थी। यानी कि लोग बैठ जाते थे, जैसे हम लोग पुलिया पर बैठ जाते हैं या किसी गोष्ठी में बैठ जाते हैं, ऐसी जगहों पर बैठकर दूसरे की रचना सुनना। बारात में है तो रात रात भर दूसरे लोग परछन और बियाह देख रहे हैं, लेकिन लेखक जो है रचनाएं सुन रहे हैं, एक दूसरे की रचनाएं सुन रहे हैं और उस पर टीका टिप्पणी कर। ये जो परंपरा है, ये किताब में बड़ी मस्ती से और बड़ी मजबूती से इस पर फोकस किया गया है। और इससे पता चलता है कि आज हमारी नौजवान पीढ़ी, जैसा सर कह रहे थे कि स्मृति विहीनता का शिकार हो रही है, उसे शिकार बनाया जा रहा है सत्ता संरचनाओं द्वारा। तो उस दौर में ये जो परंपरा है कि मिल बैठ के बातचीत करना, दूसरे की रचनाएं सुनना, उस पर जो है अपनी राय देना, ये कल्चर जो है, इससे साहित्यकार निर्मित होता है। तो रविंद्र कालिया की जो किताब गाली छूटी शराब, जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई है, उसको आप पढ़ें। या ममता जी ने इधर 2 किताबें बहुत जल्दी में, माने मैं समझता हूँ कि 2 साल के अंदर उनकी किताबें, अभी तो राजकमल से किताब जीते जी इलाहाबाद नाम से आई है, और अंदाजे बयां उर्फ रवि करके किताब, रवि कथा है ना, अंदाजे बयां उर्फ रवि कथा। और इसके बहुत पहले एक किताब कितने शहरों में कितनी बार, ममता कालिया की किताब है। ये सारी किताबें वो इस तरह की किताब, माने अक्स की जमीन, यानी उसकी नींव में उसकी खाद की तरह है, या कहिए प्रेरणा की तरह है, या कहिए उससे कहीं न कहीं वो जुड़ जाती है। या इस किताब में जो संस्मरण आते हैं, उन संस्मरणों में जैसे किसी लेखक के बारे में, किसी रचनाकार के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो टिप्पणियां हैं, वो निश्चित रूप से इस लेखक की अपनी चैनधर्मी टिप्पणियां हो सकती हैं। जैसे दूधना जी के बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं अखिलेश, जरूरी नहीं है कि रविंद्र कालिया को पढ़ेंगे, या जो है क्या कहते हैं कि सोटा गुरु, यानी कि क्या नाम है, भैरव प्रसाद के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो लोग अलग तरीके से दूधना जी को करेंगे। तो इस कहानी में, इस अक्ष में जो बातें आती हैं, उन रचनाओं को पढ़कर आप उन संस्मरणों की जो रिक्त स्थल, उसको फिलअप कर सकते, उसको देखेंगे कि कैसे, कहाँ क्या छोड़ा गया, कहाँ क्या छूट रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था। और इधर जो है हर किसी को अमर देखना चाहता हूं, ये किताब, ये तो नजीक किताब है, हर किसी को अमर देखना चाहता हूं। इसमें भी इलाहाबाद उभरता, हालांकि अखिलेश और उनके दौर का वो नहीं है, पहले के बारे में लिखते हैं। और इधर हिंदी विभाग येचू से कुमार पंकज सर की किताब आई थी रंजीसी से। सर रंजीसी सही में भी इलाहाबाद पर और उस दौर पर बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है। तो इस सारे संदर्भ में इसलिए बता रहा था कि इन किताबों के बीच जब आप अक्स को रखकर देखेंगे और वह जो यथार्थ था के बीच इसको जोड़ कर देखेंगे, तो अक्स का जो अक्स है वो ज्यादा उभर करके आपके सम्मुख आ पाएगा। जैसे इस किताब का महत्व मेरे हिसाब से इस नाते भी होना चाहिए कि यह लेखक कैसे बनता है, इस पर तो ये किताब बात करती ही है। शहरों की जो साहित्यिक विरासत है और उनका जो योगदान है, साहित्य के इतिहास जो सूचनाएं हमें नहीं देते, साहित्य के इतिहास की जो किताबें जो बातें हमें नहीं बताती, इस तरह के संस्मरण
अक्स जैसे संस्मरण आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसी खास शहर की हिंदी साहित्य के विकास में या साहित्य या कला या संस्कृति के या मनुष्यता के विकास में क्या कंट्रीब्यूशन है। ये इन संस्मरणों की उपलब्धि। आप इसको इस नजरिए से भी देखें कि साहित्य इतिहास की किताबें इन मसलों में, इन मसलात में नहीं जाती। वहां पर जो है जैसे लखनऊ पर लिखते हुए वीरेंद्र यादव का जो संस्मरण है उसमें अखिलेश जी लिखते हैं कि लखनऊ की माने हजरतगंज से लेकर, हजरतगंज में हिंदी का जो हिंदी संस्थान से लेकर के सदर अस्पताल तक का जो जगह है और जो अटरी पटरी है, अगल बगल की जगह है, वो उस दौर में वैसे ही है जैसे दिल्ली में जो है दरियागंज का जो इलाका है, वो कहने का मतलब उससे तुलना करते हैं। यानी कि तमाम तरह की दूरदर्शन, रेडियो और तमाम बड़े लेखकों के दफ्तर, पत्रकारिता के महत्वपूर्ण दफ्तर, तो उस दौर में कैसे लेखक, रचनाकार, संपादक, पत्रकार और तमाम तरह के मीडिया कर्मी और संस्कृत कर्मी शहर के किस कोने में रहते हैं, वो कैसे, जैसे आजकल बनारस में पुरिया हाट स्पॉट हो गया है, तो उस तरह के हाट स्पॉटेड होते थे, हाट स्पॉटेड होते थे, जहां से पूरी वाइब्रेंसी, पूरा जो साहित्य का जो ताना बाना, जो लहर, जो हिलोर है उस शहर की साहित्यिकता की, वो उसकी नाभि होते हैं। तो उन नाभिकों की पहचान का भी जो है ये किताब शिनाख्त करती है। खासतौर पर शोध की दुनिया में इस तरह की रिसर्चेज होने चाहिए जहां से माने शहर केंद्रित जो साहित्य का उदाहरण है और कैसे उनका जो है हिंदी साहित्य और भी भिन्न भिन्न तरह के साहित्यों के विकास में योगदान है। जैसे इस किताब में दिल्ली भी आती है, लेकिन मुख्य रूप से लखनऊ, सुल्तानपुर और इलाहाबाद, खासतौर पर इलाहाबाद और लखनऊ आता है, जहां की साहित्यिक विरासत आती है। जिस समय का ये वर्णन है उसमें रघुवंश, रामसूर चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त, दूधनाथ सिंह, रामकमल राय, राजेंद्र कुमार, सत्य प्रकाश मिश्र जैसे लोग हिंदी विभाग में थे। सर ने लिखा उस किताब में, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब और गौर करने की बात है, जो स्पेक्ट्रम था, जो तारामंडल था उस समय इलाहाबाद का, उसमें महादेवी वर्मा तब जीवित थी, अमृत राय वहीं रहते थे, फिराक गोरखपुरी, उपेंद्र नाथ अस्क, भैरव प्रसाद गुप्त, विजय देव नारायण साहिब, नरेश मेहता, रविंद्र कालिया और ममता कालिया, लक्ष्मीकांत वर्मा, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, नीलकांत, बहुत से और नाम हैं, सतीश जमाली, विभूति नारायण राय, ऐसे तमाम लोग उस दौर में मौजूद थे जिनके बीच एमए करने अखिलेश जाते हैं। और ऐसे लोगों की संगत, मार्कंडे अमरकांत, किसका किसका नाम मैं भूल रहा हूं, ये हिंदी विभाग के बाहर का इलाहाबाद था। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में लखनऊ में कामता नाथ, लीलाधर जगुड़ी, विजय राज वही पत्रिका के संपादक अभी भी, विनोद दास, मुद्रा राक्षस, श्रीलाल शुक्ल, राकेश, कुंवर नारायण, रविंद्र वर्मा, ये सारे लोग, उसी में अखिलेश, वीरेंद्र यादव, सारे लोग थे। तो ये जो अब मैं पढ़ रहा था सर किताब, तो मैं सोच रहा था कि बनारस में इस समय कौन है जब हम लोग हैं। ये बड़ा ही माने ले लेकर श्री प्रकाश शुक्ला, ज्ञानानंद पति, यही कुछ नाम उभर कर आते, जो माने धीरे धीरे चीजें जो है उस तरह की विरासत, उस तरह की परंपरा। तो ये समय है इस नौजवान पीढ़ी के सामने और हम सबके सामने कि हम इस विरासत को जोड़ें और फिर से इस तरह की गोष्ठियां, इस तरह के मुकाम, इस तरह के अड्डे, इस तरह के जो है क्या कहते हैं कि बैठने और उठने और बातचीत बातकही के अवसर प्रदान करें, बनाएं, जहां से फिर इस तरह की परंपराएं और धाराएं जो है पैदा हो सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। और इस किताब को मैं आलोचना की किताब के तौर पर भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जैसे कई बार जैसे मान बहादुर सिंह पर एक इसमें जो है लेख है। साथियों, मान बहादुर सिंह की बड़ा प्रसिद्ध जो है कविता संकलन बीड़ी बुझने के करीब आया था और उनकी कहानी माने इस अक्स को पढ़कर अखिलेश के बनने में अगर सबसे बड़ी दो शख्सियतों का नाम माने अक्स के आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकालें तो उसमें रविंद्र कालिया, ममता कालिया दंपति के अलावा मान बहादुर सिंह माने खाटी सुल्तानपुर के रहने वाले थे और सुल्तानपुर में ग्रेजुएशन करते हुए गणपत सहाय डिग्री कॉलेज अभी भी है, मैं उसमें एक बार बीएड का एंट्रेंस देने गया था, तो यह भी मेरी एक स्मृति है। तो गणपत सहाय में पढ़ते हुए और सुल्तानपुर में रहते हुए अखिलेश कैसे माने
मान बहादुर सिंह के यहाँ आते जाते थे और वो पूरी मान बहादुर सिंह बहुत सीनियर व्यक्ति थे। काफी ज्यादा जब वो आए मान इंटरमीडिएट में वो प्रिंसिपल थे कॉलेज में, तो पहली मुलाकात अखिलेश की उसमें होती है। तो अखिलेश ने उनसे कहा था कि आपको देखकर तो लगा, मैंने सोचा था कि आप बहुत यंग होंगे, माने नौजवान होंगे। तो मान बहादुर सिंह ने कहा था कि मैंने तो सोचा था कि आप बहुत प्रौढ़ होंगे। ये बहुत नौजवान थे और बहुत प्रौढ़ थे। तो ये वार्तालाप है, इसमें आप पढ़ेंगे तो मुस्कुराए बिना रह नहीं सकते। अभी सर जो हिस्सा पढ़कर सुना रहे थे माँ पिता और मृत्यु, उसको पढ़ते हुए मैंने रो दिया था। जब जो है पिता की मृत्यु और माँ का उस पर जो जैसे माँ धीरे धीरे माँ की स्थिति को आप देखें तो जैसे लगता है ज्ञानरंजन की पिता कहानी आप पढ़ रहे हो, वो या तिरिश पढ़ रहे हो उदय प्रकाश की, उस तरह का एक जादू चढ़ने लगता है और एक खास तरह का अवसाद आपके ऊपर तारी होने लगता है। ये अवसाद तभी तारी हो रहा है क्योंकि लेखक उसमें पिघल कर निचोड़ रहा है, क्योंकि उसके अपने एहसास तभी वो उस तरह का लिख पा रहा है। तो दोस्तों, मान बहादुर सिंह के संदर्भ में या वीरेंद्र यादव पर लिखते हुए या श्री लाल शुक्ल पर लिखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करने के नजरिए से ऐसे ऐसे सूत्र महत्वपूर्ण बातें उसमें मिल जाएंगी जो उन पर लिखी आलोचनात्मक किताबों में नहीं मिल पाएगी। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर पंत पर आपको कोई समीक्षा पढ़नी है, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप लौट अवधार पढ़िए जो दूधनाथ जी ने पंत पर संस्मरण लिखा है। वैसी टिप्पणी उनकी कविताओं पर कई बड़ी आलोचना किताबों में नहीं मिल पाई। तो ये जो अक्स है, इसको इस नजरिए से भी आप देख सकते हैं। और उस समय की राजनीतिक सांस्कृतिक हलचलें तो उसमें आती ही, तमाम संदर्भों से आती। कुल मिलाकर आप ये देखेंगे कि जो पहली किताब थी वह जो यथार्थ था, उसमें एक वाक्य है कि अनुभव का स्मृति बनना, दरअसल अनुभव का जो स्मृति में रूपांतरण है, कोई चीज आप अनुभव करते हैं फिर उसको अपनी यादों में आप ले जाते हैं। अनुभव का स्मृति में जो रूपांतरण है, दरअसल यथार्थ के कला में रूपांतरण का ही तो नाम है। माने जब तक आप अनुभव को स्मृति में रूपांतरित नहीं करेंगे, सीधे अनुभव को रचना में ले आएंगे, तो फिर आप अच्छी कविता या अच्छा साहित्य नहीं रच सकते। अनुभव विचारधारा और अनुभव सीधे रचना में नहीं आना चाहिए, उसे स्मृति के रास्ते होकर आना चाहिए। क्योंकि जब स्मृति के रास्ते आपकी रचना में आएगा तो उसमें बहुत गल्प, बहुत कल्पना, बहुत आपकी जिज्ञासाएं, आपका बहुत कुछ उसमें घुल मिल जाता है। वो वैसा ही नहीं रह जाता जैसा अनुभव आपने सीधा किया था। तो यानी कि स्मृति पर इस किताब में बहुत जोर है। और उसका कारण यह है कि आज जब पूंजीवादी ताकतें और इतिहास विरोधी ताकतें जिस तरीके से हमारी पूरी पीढ़ी को स्मृतिहीन करने की एक खास तरह की साजिश में लगी हुई है, उस समय ऐसी किताबें या यह किताब खासतौर पर अक्स हमारी युवा पीढ़ी में या हमारे समय की स्मृतियों में पुनः स्मृति को जगाने और उसको उत्खनित करने और उनको पुनर्सृजित करने की कोशिश में लिखी गई किताब है। दरअसल यह महज संस्मरण की किताब नहीं मैं इसको मानता। मैं इसीलिए इसको उन तमाम इतिहास विरोधी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी ताकतों की जो मनुष्यता विरोधी मुहिम है, उस मुहिम के खिलाफ मनुष्यता के पक्ष में और उसकी स्मृतियों के पक्ष में खड़े होने वाले एक औजार के रूप में या एक हथियार के रूप में इस तरह की रचनाओं को लेना चाहता हूं। तो ये जो किताब है, यह हमारी स्मृतियों को, हमारी कल्पनाओं पर जो बर्बर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ खड़ी होती है और उनको नष्ट होने से, हमारे लोग को, हमारी स्मृतियों को नष्ट होने से बचाती है। ये एक महत्वपूर्ण देन होगी इस तरह की किताबों की, जो पूंजीवाद के तमाम हमलों के खिलाफ हमारी स्मृतियां, हमारे जो एहसास है। ये याद आता है राम की शक्ति पूजा कविता आप सभी ने पढ़ी है। राम जब हारते हैं और टूटते हैं, वो छायावाद के दौर में भी पूंजीवाद का संकट शुरू हो गया था। तो वहां राम जब रावण से हारते हैं उन रावणी वृत्तियों से, अपने समय की ताकतों से, तो याद आया उपवन विदेह का, माने फिर वो स्मृतियों में जाते और सीता का वो प्रथम मिलन और लता अंतराल मिलन, नैनों से नैनों का गोपन प्रिय संभाषण। जब आप स्मृतियों में जाते हैं, जब वो हारते हैं और समझ में नहीं आता कि कैसे मैं जो है एक कमल जब चुरा लिया गया या नहीं है तो कैसे मैं क्या अपनी पूजा पूरी करूं, तो फिर माँ याद आती है। कहती थी माँ राजीव नयन। तो ये जो स्मृतियां हैं कैसे ताकत देती हैं, फिर वो उठ खड़ा होता है अगली लड़ाई की। तो दोस्तों ये संदर्भ है। मैं जो है चूंकि कुछ संदर्भ
चाहता था कि जिससे आप समझ सकें कि किस तरह की बातें उसमें आई हैं, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, फिर भी 5 मिनट और मैं लूँगा। जैसे इस किताब में का एक प्रसंग जो है, एक दो कई प्रसंग हैं, जैसे साथियों कैसे इलाहाबाद इसमें उभरता है और कैसे और शहर उभरते हैं। इलाहाबाद की जो खास, इलाहाबाद पर तमाम लिखने के बाद जो अखिलेश अंतिम टिप्पणी, अपनी निचोड़ टिप्पणी करते हैं, वो यही कहते हैं कि सज्जनता और मासूमियत इलाहाबाद में उन दिनों दुर्गुण माना जाता था। जो इलाहाबाद में सज्जन हो और मासूम हो, उसको लोग दयनीय हे और बोर आदमी मानते थे कि बोर साहित्यिक बौद्धिक साहित्यिक उसमें जो है ये माना जाता था। और वहां तमाम इस तरह की गोष्ठियां वो होते थे जिसमें लोग खुलकर टिप्पणियां करते थे, और उसके माने अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को कोई बुरा नहीं मानता था। उसके तमाम रोचक जो है संस्मरण इस किताब में भरे हुए हैं, उनका एक एक का वर्णन करना मुमकिन नहीं है। जैसे शेखर जोशी की कहानी बच्चे का सपना, वो पढ़ रहे थे और पाठ के बाद जो है भैरव प्रसाद गुप्त ने कहा कि अगर ऐसी ही कहानी लिखने के लिए शेखर जोशी ने बीआरएस लिया है तो इससे तो बढ़िया से नौकरी करते। ये टिप्पणी, मतलब ऐसी कहानी लिखने की क्या जरूरत। या एक जो है याद है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण वो है कि यमगाथा जो दूधना जी का नाटक है, उसका उन्होंने हिंदुस्तानी एकेडमी में वो जो है उस पर कुछ कार्यक्रम था और उसको उन्होंने पढ़ा था, और माने बड़ा लंबा नाटक है। तो केशव चंद्र वर्मा ने उस पर टिप्पणी की कि जब उनको बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि अगर दूधनाथ जी इसको पढ़ें तो पूरी रात वो पढ़ सकते हैं, माने इतना लंबा नाटक है, इसको पढ़ेंगे और खेला जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये नाटक है कि नौटंकी, पूरी रात में नौटंकी चलती है। इस तरह की टिप्पणियां उस दौर में होती थी। और अमरकांत के ऊपर नई पत्रिका में एक लेख छपा, विद्याधर शुक्ल लेखक थे, उन्होंने अमरकांत पर जो लेख का शीर्षक दिया है वो बड़ा ही दिलचस्प, वो दिया है कि मुंशी परंपरा का बाबू कथाकार। अमरकांत की मुंशी परंपरा का बाबू कथाकार, और ये लेख नई कहानी पत्रिका में छपा था। उसी वाले में जो है महाबली का पतन, जो सत्य प्रकाश मिश्र ने लेख लिखा था नामोर सिंह के खिलाफ, जिसमें जो है वो आता है कि नामोर सिंह, माने उसको सुनने के बाद नामोर सिंह के मुंह से फेचकुर फेंकने लगेंगे, ये किताब। तो इस तरह के तमाम दिलचस्प प्रसंगों से जो है ये पूरी पुस्तक भरी हुई है। मैं ये इसलिए बता रहा था जिससे आप, किताब बाहर है, आपकी दिलचस्पी बढ़े, उसको खरीद कर पढ़ें और आपको अपने परंपरा और विरासत से गहरा जो है जुड़ाव महसूस होगा। इस किताब में ये भी बात आती है कि संभवतः मन इलाहाबाद की जो ये खास तरह की आदत थी, संभवतः अपनी महान प्रतिभाओं, लिखते हैं अखिलेश की, संभवतः अपनी महान प्रतिभाओं को देवत्व की जड़ता से बचाकर उन्हें मनुष्य ही बनाए रखने का इलाहाबाद का अपना ढंग था कि भाई हमारे महान लोग देवता माने बहुत बनने न लगे। जैसे हमारे यहाँ बनारस में तुरंत सिद्ध ही शुरू हो जाती है, सिद्ध हो जाते हैं, नए नए लड़के जो कविता लिख रहे हैं अपने को सिद्ध कवि मानने लगते हैं। इलाहाबाद में तुरंत टंगड़ी मार दी जाती, ये टंगड़ी मारने का भी शब्द इसमें आता है। और आखिर में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कि ये सारी चीजें पढ़ते हुए एक बात जो मुझे बार बार कौंध रही थी, माधुरी में जो है एक संदर्भ है 1936, 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद दिवंगत हुए और नवंबर की माधुरी में भुवनेश्वर में उन पर एक जो है आबिचुअरी यानी शोक विज्ञप्ति उस पर लिखी है। और माधुरी पत्रिका का वो अंक अगर आप उल्टेंगे तो विषय सूची में कहीं उस आबिचुअरी के बारे में आपको नहीं मिलेगा, पन्ना पलटेंगे तो पलटते जाएंगे, आखिर में वो एक तस्वीर के साथ है, 5 वाक्य का केवल वो शोक विज्ञप्ति है। और उसमें जो है क्या कहते हैं कि भुवनेश्वर में वो चित्र दिया है जिसमें लेटे हुए हैं बहुत ही कृष्णकाय प्रेमचंद, और दाढ़ी काफी बढ़ी हुई है और सब काली है, और शिवरानी देवी चश्मा लगाकर पीछे पीठ की तरफ बैठी हुई हैं। और उसमें फिर वो 1-2 वाक्य अपने निर्माता के बारे में लिखते हैं। भुवनेश्वर को माने लेखक के तौर पर प्रेमचंद ने ही खड़ा किया, ये आप लोग जो विद्यार्थी शायद न जानते हो और सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने उस पर लिखा और अंत में एक वाक्य लिखा कि
साहित्य का माने एक इतिहासकार जो है जब इतिहास लिखने बैठेगा तो इस युग से प्रेमचंद को लेकर बाकी को बड़े इत्मीनान से छोड़ देगा। ये वाक्य माने प्रेमचंद के बारे में भुवनेश्वर का है। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस शिद्दत से अपने निर्माता को अपने जो है उसको याद करते हैं भुवनेश्वर, इस किताब को पढ़ेंगे आप तो उसी जो है उसी लगाव के साथ, उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी क्या कहते हैं कि सहानुभूति और बल्कि कहें कि एहसानमंदी के भावना के साथ अखिलेश ने इस अक्ष में रविंद्र कालिया को और मान बहादुर सिंह को याद किया है। साथियों, मान बहादुर की बात आई है। मान बहादुर 80 के बाद उन्होंने बहुत सी ऐसी कविताएं लिखी जिनका बहुत प्रकाशन नहीं हो पाया। इस किताब में उस पर डिटेल है। आखिर में बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि मान बहादुर जी माने इंटर कॉलेज में जिस कॉलेज में वो लेक्चरर थे, उस कॉलेज में किसी नियुक्ति को लेकर हुए किसी विवाद के नाते एक वहां का गुंडा आया था और वो कॉलेज बड़ा कॉलेज है। जो लोग उस पर अरुण कमल की कविता भी, अरुण कमल की मान बहादुर सिंह पर एक कविता ज्ञानपति की भी कविता है। और मुझे याद आ रहा है कि अरुण कमल की कविता में तो ये लिखा गया है कि जितने लोग उस समय वहां मौजूद थे, अगर सबने थूक दिया होता तो उस थूक में वह हत्यारा डूब जाता। लेकिन कम से कम 80 से लगभग 100 के करीब वहां स्टाफ था, स्टूडेंट थे, और बाहर बाजार में ले जाकर के तारकोल के डिब्बे पर कहा कि गर्दन रखो, और गर्दन रखवाई। और लिखा है बड़ी ही कशिश के साथ अखिलेश ने कि उस अंतिम पल में भी मान बहादुर जैसे हिंदी के कवि और ऐसे जो है जीवंत आदमी, एक देहाती आदमी को भरोसा था मनुष्यता पर। उसको अभी भी उम्मीद थी कि कोई इतना क्रूर नहीं हो सकता। वो गर्दन अपनी उस जो है तारकोल के ड्रम पर रख देते हैं और छपाक से वो जो है गर्दन काट के अलग कर देता है। और आप समझे कि कोई वो हत्यारा चला जाता, कोई कुछ नहीं बोल पाता, कोई बोलता नहीं। और अरुण कमल को कविता याद कीजिए कि रहने वाले लोग अगर थूक देते, यानी इतने लोग थे, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। तो हिंदी का जब ये कवि इस तरह जो है मारा गया था, यह हिला देने वाली पूरी घटना है। ऐसे तमाम जो है संदर्भों से, साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों से, डीपीटी वाले संदर्भ को मैं जानबूझकर छोड़ रहा हूं, महेंद्र सर बोलेंगे उस पर। वो तमाम ऐसे संदर्भ हैं जहां से उस समय की राजनीति और पूरी जो है साहित्य और राजनीति की जुगलबंदी के पास तमाम परिदृश्य आपके सामने उभर करके आएंगे। यह एक महत्वपूर्ण किताब न केवल संस्मरण की है, बल्कि यह किताब हमारी परंपराओं और हमारी विरासत को जो हमसे छूट रही है, टूट रही है, या अज्ञानता और समय के क्रूर प्रहार के बीच दूर हो रही हैं, उसको पुनः नई पीढ़ी के हाथों हस्तगत करने की प्रक्रिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस किताब के लिए सबको बहुत बधाई देता हूं।